Good morning to all of you. Today we discuss chapter first of 12th class. लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था आपका उसमें हमने गोज लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम थोड़ा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मुझे कमेंट में बताना कि आपके सीबीएसई या कोई और बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, मतलब कितने मार्क्स के हैं और कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके बोर्ड में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है, आई थिंक सो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वेट अ मिनट। एंड थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल and electric line of force due to point charge dipole due to equivalent like charges due to uniform field। फिर सिक्स्थ है properties of electric lines of force, electric dipole, electric field intensity due to an electric dipole, torque and work done on electric dipole। First of all, what is electric field? So as we know, electric field is a region of space around a charge or a system of charges within which other charge particle experiences electrostatic force। ठीक है, जैसे या तो एक चार्ज के अराउंड का रीजन जो भी होता है, ठीक है, वो जो रीजन है चार्ज के अराउंड वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हो सकता है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हों, मतलब बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, Q1 Q2 Q3 ऐसे करके। तो वहां पे भी उसके अराउंड जो रीजन होगा वहां पे क्या है, जो आपका चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, मतलब जो ये आपस में चार्ज पार्टिकल है क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, एंड थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी बट प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नाम बोल सकते हैं हम, या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोल सकते हैं, या सिंपली यू कैन कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसकी एक और डेफिनेशन हम थोड़ा इजी वे में देख सकते हैं इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब एक यूनिट चार्ज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि जैसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक प्लस क्यू नॉट जो है वो यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो ये जो आपका स्मॉल टेस्ट चार्ज है, एक होता है आपके यहाँ पे, आपके दो चार्ज होते हैं, एक तो टेस्ट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज जो है वो कितना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, तो वो बताना है हमें। तो जो भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां से आपकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, जैसे कि नेगेटिव चार्ज के केस में हम देखते हैं, नेगेटिव चार्ज लिया उसके बाद एक उसके पास हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, तो उसके केस में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी, और फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें वो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक एक हम लेते हैं सोर्स चार्ज और एक हम लेते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे ही हम इलेक्ट्रिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, जो आपका टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, वहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। सो हम लिख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट, क्या लिख रखा है ऊपर, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ से आ जाती है, E इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो एफ बाई डेल्टा क्यू, एंड वी कैन राइट E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। सो यू कैन राइट E इज इक्वल टू एफ, एज वी नो फोर्स क्या होता है आपका,
Q1 Q2 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ से के को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू बाय के, क्योंकि यहाँ से क्या होता है फोर्स आपका, मतलब जनरली यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q Q0 बाय आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ से जैसे ही आपने Q0 से डिवाइड किया तो ये Q0 कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आर कैप आ गया है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ये टेस्ट चार्ज है, एक मिनट, ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये इतना स्मॉल है, एंड बिकॉज इट्स presence should not alter the configuration of the charge, and thus the electric field which is intended to be measured। मतलब ये टेस्ट चार्ज काफी स्मॉल है, यूनिट लेके चल रहे हैं हम इसको। तो ऐसा नहीं है कि इसकी प्रेजेंस से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट फिर भी हम यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप F/Q0 लिख सकते हो। फिर उसके बाद सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं कि सिंस Q0 इज टेकन पॉजिटिव, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव लिया है तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था। ठीक है, जो लास्ट डायग्राम हमने देखा था, दोबारा से देखो डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ तो रिपल्सिव है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं ना। सो ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। एंड थर्ड पॉइंट है ये, ठीक है, आगे समझेंगे इसको थोड़ा और। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी नो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड उसके हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट है न्यूटन और चार्ज है आपका कूलम, न्यूटन बाई कूलम इसको हम लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखना है हमें। सबसे पहले हमने सेंटर पे एक चार्ज रखा +Q। ठीक है, और एक पॉइंट P लिया XY Z, मतलब इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे XB, YB और ZB। ठीक है, एक +Q0 P पॉइंट पे आपने, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके कंसीडर करके चलोगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइंट P है उस पर कोई चार्ज नहीं है, जहाँ पे भी पॉइंट P आपने, ये है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, चाहे वो शो करो डायग्राम में ना करो, बट वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे यूनिट चार्ज रखा हुआ है। शो करोगे तो और भी बेटर होगा फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमने जीरो सॉरी O पॉइंट से P को कनेक्ट करवाया, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर R। सो यहाँ पे आप फोर्स को देख पा रहे हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, रेडियली रेडियली तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, आउटवर्ड बोल सकते हैं हम यहाँ पे इसको। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फोर्स आपने लिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाय Q इज गिवन बाय K Q1 Q2 बाय R² होता है। Q1 Q2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q और Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको फिर किस में चेंज करोगे, यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा R वेक्टर, नीचे आ जाएगा आपका R क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू F/Q0। जैसे आप इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ निकालोगे फोर्स से तो ये जो चार्ज है एक Q0 वो कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है आपका KQ/R³ है ना। के आपको, के हम किसको कंसिडर करके चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, तो आप E और R² में रिलेशन देख रहे हो तो कैसा आ रहा है, जैसे जैसे हम R को इंक्रीज करते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू जीरो होता जाता है, और R = 0 पे E क्या होता है, करीब मैक्सिमम। ठीक है, कि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो इन्फिनिटी तक, मतलब मैक्सिमम भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि जब आप R0 लोगे तो E आपका क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और जब आप E को 0 ले रहे हो
ठीक है, ई को जीरो कर रहे हो तो आर आपका क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ऐसे करके। The electric field due to point charge has spherical symmetry, and if Q is greater than 0, then the field is radially outward. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड होगा, एंड चार्ज नेगेटिव है देन फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हम इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, आर वेक्टर जो है आपका पोजीशन वेक्टर, उसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप में। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आर स्क्वायर जब लिखोगे, जब यहाँ से आप आर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट आ जाएगा ये। ठीक है, और जब आर क्यूब करोगे दोनों साइड तो 3/2 पावर हो जाएगी इधर। ठीक है, नेक्स्ट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by charge due to other charges is the vector sum of electrostatic force due to these other charges as if they are existing individually। तो एक चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर हम उनका वेक्टर सम कर देते हैं तो वहां से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने Q1 Q2 Q3 Q4 कुछ पॉजिटिव चार्ज लिए, कुछ नेगेटिव चार्ज लिए। तो अगर एक पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया Q1 को, तो यहाँ से आप फोर्स Q1 से Q2 के बीच में देख सकते हो, Q1 से Q5 के बीच में, Q1 से मतलब Q1 से Q4 के बीच में, सारे ऐसे फोर्सेस आप देख सकते हो। तो फोर्स जो हमने निकाला F1 to 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 and 4 एंड 1 and 5, तो इसको आप टोटल ऐड करके कैसे लिख सकते हो कि मतलब मान लो कि पोजीशन वेक्टर आर ए और आर बी लिया हमने, चार्ज हमने लिया क्यू ए क्यू बी, तो हम इसको जस्ट सिंपली डिफरेंस करके लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था Q1 Q2 बाय इंटू में आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ऐसे इसी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इन प्रेजेंट एग्जांपल ए आपका 1 है, यहाँ पे बी क्या है 2 to 5, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने 5 ही ले रखे हैं इसलिए। द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज to be studied due to the other charges, and the charge on which the influence due to other charges is to found assumed to be floating other charges। मतलब क्या है यहाँ पे, क्या कहना चाह रही है, जैसे अभी पीछे एग्जांपल में हमने लिया था, फर्स्ट चार्ज इज रिपेल्ड अवे बाय Q2 एंड Q4 एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q3 एंड Q5, क्योंकि मतलब Q2 और Q4 आपके पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फ्लोटिंग है, हो रही है वहां पे, एंड अट्रैक्ट टुवर्ड्स Q3 एंड Q5, वो दोनों क्या थे, नेगेटिव थे, तो वहां पे अट्रैक्शन हो रही थी। सो इंटरेक्शन बिटवीन द अदर चार्जेस अमंग देमसेल्व्स मस्ट बी इग्नोर्ड। तो जो आपस में चार्जेस में इंटरेक्शन हो रही है, लाइक 2 से 3 के बीच में, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, उनको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। An electric lines of force is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। ठीक है, अब जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के केस में रेडियली इनवर्ट होती है। वही सब देखना है दोबारा से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशंस। मतलब उनका यूज करके हम, बट प्रैक्टिकली फिजिकली तो वो ऐसे एग्जिस्ट करती नहीं है, बट फिर भी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने ऐसे शो कर दिया कि अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रेट है तो हम ऐसे शो कर रहे हैं, अगर कर्व्ड है तो उसका टेंजेंट में शो करेंगे उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी, जैसे Q ग्रेटर देन 0 लिख रखा है, इट मीन्स आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड हो रही है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द फील्ड वेक्टर, और जो आपकी साइज जो ये एरो शो कर रखी है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने नॉर्मल हम करते हैं बुक्स में, तो ऐसे भी कर सकते हो, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड।
ठीक है, तो ये थोड़ा इसको ध्यान से करना है एग्जाम में कि पॉजिटिव चार्ज के लिए आ सकता है और नेगेटिव चार्ज के लिए आ सकता है, स्फीयर के लिए भी आ सकता है कि स्फीयर अगर आपका पॉजिटिव है तो कैसे होगा, नेगेटिव है तो कैसे होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। ठीक है, जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लिए, अब ये पेयर बन गया, एक टाइप से डाइपोल बन गया है आपका। डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब हमें पता है कि पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड है। इसका मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है और इस तरीके से हम एरो बनाएंगे इसको, तो डायग्राम ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, मान लो पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, जो कर्व्ड है उसमें टेंजेंट आ जाएगा, जो स्ट्रेट है उसमें उसके तो अलोंग ही आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। ये तो इक्वल एंड अनलाइक थे सबसे पहला। ठीक है, अब है इसमें इक्वल एंड लाइक चार्जेस। मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें तो फिर वो पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे भी तो रिपेल करेंगी। ठीक है, बट रेडियली आउटवर्ड होगी। सिमिलरली हम नेगेटिव के लिए भी बता सकते हैं, वो भी रिपेल करेगी बट रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इन दोनों पैटर्न में क्या डिफरेंस लग रहा है। फर्स्ट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव से लाइन जा रही है नेगेटिव की तरफ, और इसमें क्या है, पॉजिटिव की आउटवर्ड है। इस सेकंड वाले पॉजिटिव की भी आउटवर्ड है, पर ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड ही रहेगी, तो कुछ ऐसे शो हो जाएगा वो। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया, पॉजिटिव प्लेट लिया और एक नेगेटिव प्लेट लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से बतानी है तो कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे उसको, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब ये तो थे कुछ रिप्रेजेंटेशंस थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ और फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे पहले ये जो लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू सो। ठीक है, तो जैसे हमने प्लस कूलम चार्ज को यहाँ से मूव करवाया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स emanate from a positive charge and terminate on the negative charge। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी और नेगेटिव से इनवर्ड होगी। सो जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है उस पॉइंट पे। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड में हो जाएगी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट जो हमें पता ही है कि कोई भी दो जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन है वो क्रॉस नहीं करती। अगर वो क्रॉस कर जाती है तो वहां पे दो टेंजेंट हो जाते हैं। दो टेंजेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्शन तो एक ही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इसलिए हम ये दोनों डायग्राम बना सकते हैं कि मान लो दोनों ने क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस कर दिया तो दो अलग अलग यहाँ पे टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए E1 बन रहा है, दूसरे के लिए E2 बन रहा है। इसका मतलब तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, रिजल्टेंट। ठीक है, एंड फर्दर इसका रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे तो भी वो एक पॉजिटिव मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा वो भी। तो कहने में तो एक ही टेंजेंट आना चाहिए ना, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि मतलब हम टेंजेंट निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड आए ऐसे करके। एक रिजल्टेंट फील्ड हो सकता है इसका, ऐसा नहीं है कि दो होंगे उसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहाँ पे क्लोजर हो जाएगी लाइंस। ठीक है, और जहाँ पे वीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे वीक होगा वहाँ पे जो लाइन है वो सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के पास कितनी क्लोज लाइन है ना, बिल्कुल पास पास है वो, लेकिन जैसे ही जैसे दूर जाती जा रही है चार्ज से वो सेपरेट होती जा रही है। इसका मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन है सेंटर पे तो ठीक है, काफी है, स्ट्रोंगर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाते जा रहे हैं तो वहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, वीकर होता जा रहा है। और ये भी दिखा रखा है यहाँ पे कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास है, क्योंकि हमने ज्यादा ड्रॉ कर रखी है, तो इसका मतलब कैपिटल क्यू में इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ग्रेटर है एज कंपेरिजन टू स्मॉल क्यू, ये भी बता सकते हैं। बट ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंटर के आसपास ज्यादा होगी और सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सेवंथ पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द surface ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करोगे, परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा, ठीक है। जैसे ये है यहाँ पे भी क्या है, वो आउटवर्ड है बट परपेंडिकुलर ही हमने शो किया हुआ है। एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। ठीक है, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अगर हम अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल्स या फिर साइडवेज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। ठीक है। टेंथ, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया perpendicular to the filled lines is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that region। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस डेल्टा एन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ई की डेफिनेशन भी यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है, कितनी नंबर ऑफ मतलब यूनिट एरिया के अंदर से, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस एक कितने एरिया में से पास हो रही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर में से पास नहीं होती है, हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप वहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर एज वी नो कंडक्ट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई सॉलिड या होलो कंडक्टर लिया तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है, ठीक है, बेशक हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स रखी हुई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड ही हमें शो हो रहा है, पॉजिटिव से आउटवर्ड है और नेगेटिव के इनवर्ड है, बट इनसाइड में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एक टाइप से यहाँ पे जो कंडक्टर है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बन जाती है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, बट वो इंसुलेटर से पास कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस है, ठीक है, इंसुलेटर से पास कर सकती है, कंडक्टर से पास नहीं करती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पेयर बनता है उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, बट उनको हम किसी ना किसी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखते हैं। ठीक है, और द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है वहां पे कितना डाइपोल फील्ड आया है, ठीक है, वो कौन बताता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कंसीडर माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एंड लेट्स से डिस्टेंस इज 2l या 2a भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, प्लस प्लस क्यू से माइनस क्यू, अपोजिट होती है ना। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे हम, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, टू ले लिया इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डेफिनेशन यहाँ से क्या बन जाएगी, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, बोथ चार्जेस नहीं कहा, आइदर चार्ज। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डायरेक्शन हमने अभी डिस्कस करी थी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड ऐसा यूनिट आप क्या बताओगे इसकी, कूलोम, चार्ज के लिए कूलोम। और लेंथ 2l है तो क्या होगा, बट लेंथ एक ही है ना ओवरऑल, इसलिए मीटर, कूलोम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। cm मतलब सेंटीमीटर नहीं लिखना इसको, इसमें स्लैश वो मतलब हाइपन लगा सकते हो बीच में, c और ऐसे करके। ठीक है, कूलोम मीटर।
अब एक आइडियल डाइपोल किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे जो चार्ज है आपका वो लार्जर एंड लार्जर होता है एंड द सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, एक आइडियल डाइपोल तो उसको बोल सकते हैं हम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको, किसके लिए, अभी जो हमने पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट पे बात करेंगे। एक्सियल पॉइंट का मतलब है जिस एक्सिस पे डाइपोल रखा हुआ है उसी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे लेफ्ट या राइट लेके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, जैसे हमने ए बी पे डाइपोल रखा हुआ है, तो ए बी की ही एक्सिस को एक्सटेंड करके वहां पे एक पॉइंट पी लिया हमने। ठीक है, वहां पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डिस्टेंस आपने 2L ले ही रखी थी, -Q से +Q के बीच में, उसको हमने L और L लिख दिया सेंटर O मान के डाइपोल के बीच में। और सेंटर O से P की जो डिस्टेंस है वो आप देख पा रहे हो कि x है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, A के लिए निकालते हैं। अब P पे जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, मैंने बताया था कि P किसी भी पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वहां पे आप पॉइंट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चलोगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे पी पे +1 चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज। तो +1 से -Q के बीच में और +1 से +Q के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, मतलब +1 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहा है -Q की वजह से या फिर +Q की वजह से। -Q की वजह से देखेंगे हम तो वो अट्रैक्टिव होगा, मतलब वो इन्वर्ट हो जाएगा E A। ठीक है, एंड P की वजह से अगर हम देख रहे हैं +Q +1 चार्ज रखा हुआ है पी पे, और बी पे जो है प्लस है, दोनों प्लस है, इसका मतलब वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो फोर्स अट्रैक्टिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड हो जाएगा यहाँ पे ई बी। ठीक है, सॉरी रिपल्सिव लगेगी ना, +Q, बी पे +Q, पी पे भी +1, तो दोनों के लिए रिपल्सिव तो वो आउटवर्ड। ठीक है, ए के लिए अट्रैक्टिव। डायरेक्शन समझ में आ गई ई और ई बी की। उसके बाद जो टोटल होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ई बी -E A। मान लो कि जो बी है उसके लिए जो फील्ड है आपका वो ग्रेटर है, सो हम इसको ई बी -E A लिख सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट जो आएगा आपका वेक्टर फॉर्म में तो एडिशन होगी। ठीक है, ई ए प्लस ई बी, एंड द वेक्टर्स ई एंड ई बी आर कोलिनियर एंड अपोजिट। तो वो अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ई पी इज इक्वल टू ई बी -E A। क्योंकि मतलब डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसलिए प्लस से माइनस साइन आ गया है। दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ई ए जो है वो आई कैप में है, बट ई बी जो है वो आपका -I कैप में है। ठीक है, ये भी देख पा रहे हो, ई बी आपका प्लस में है और ई ए माइनस में है, बट हमने ऐसा प्लस माइनस नहीं लिखा, हमने आई कैप और ए कैप लिखा है अभी। ठीक है, तो ई पी जो आएगा वो यहाँ पे ही शो हो रहा है माइनस में, कि जो ई बी -E A करा और बीच में माइनस साइन लगाया, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो 1/4πε0 Q/x+L का होल स्क्वायर -Q/x+L का होल स्क्वायर, मतलब एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इसको सोल्व करोगे तो Q.2L 2 × x/x² - L² का होल स्क्वायर। Q × 2L क्या बनता है आपका, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, P से डिनोट कर देंगे हम इसको। सो इसको आप लिख सकते हो के मतलब 1/4πε0 2px/x² - L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ओवरऑल जो ये है, जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो किस में आ जाएगा, अब रिजल्टेंट इसका आई कैप में ही आ जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी कैसे है, -Q से +Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब जो टोटल आया है इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, L इज लेस देन x, देन वी कैन राइट E इज इक्वल टू 2p/4πε0 या फिर हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट, और भी शॉर्ट फॉर्म में। कैसे लिखेंगे हम इसको, मतलब इसको लिख सकते हैं हम Kp/2 Kp/x³। ठीक है, ये लिख सकते हैं, K मतलब 1/4πε0। ठीक है, या E0। तो यहाँ से डायरेक्शन हमें पता चली है कि दोनों की डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, ये नोट करके भी लिख सकते हो आप। इसने, एक मिनट, अपोजिट है या सेम है, सेम ही होगी ना, हाँ सेम है। -Q से +Q में जा रहे हैं, टोटल भी हमारा +Q में की साइड ही है। So direction electric field intensity at a point on the axial line due to the dipole is always along the direction of dipole moment। हाँ, इस केस में तो सेम होगी, यहाँ पे हमें दिख भी रही है। और जो इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन पे जो हम पढ़ रहे हैं आगे,
उसमें अपोजिट हो जाएगी, बट वो कैसे होगी अपोजिट, वो डेरिवेशन से आपको पता चलेगी। यहाँ पे भी डेरिवेशन से ही पता चल रही है। ठीक है, आप हम पढ़ रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए, जहाँ पे हमने एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। ठीक है, और डिस्टेंस वही सेम, बट अब की बार इक्वेटोरियल पॉइंट लिया है, मतलब वर्टिकल लाइन पे एक पॉइंट है क्यू। पहले था हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उसी एक्सिस की लाइन पे, अब डाइपोल की परपेंडिकुलर जो लाइन है वहां पे एक पॉइंट क्यू है, वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। ठीक है, और इसके ऊपर हम प्लस या फिर यूनिट चार्ज प्लेस कर देंगे। क्यू को ए से मीट करवाया, क्यू को बी से। यहाँ से एंगल बन रहा है मान लो थीटा, और ये डिस्टेंस है वाई। सो क्यू पे अगर आप यहाँ पे मान के चलो, जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे +1 चार्ज रखा हुआ है, तो ये भी प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ए की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ए बी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये शो हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे तो रिजल्टेंट बन रहा है फिर। ठीक है, ई क्यू। और एंगल देखोगे, अगर ये थीटा है, तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये भी दोनों थीटा आ जाएंगे इधर से। कैसे आएंगे वो देख सकते हो, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, और ये वाला एंगल 90 है पूरा, तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करोगे, तो ये एंगल जो बचेगा वो थीटा बचेगा। सिमिलरली आप ऊपर वाला एंगल थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा क्यू पे, उसको हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई बी। एंड एंगल जो है दोनों के बीच में वो 2 थीटा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ई ए को निकाला, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं हम डिस्टेंस में नीचे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वाई माना है ना, एक्स क्यों लिखा है इसमें, वाई, वाई एंड एल, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना एक्स की जगह वाई आ जाएगा, मतलब या फिर इसमें एक्स कर सकते हो, ताकि वो सेम बन जाए। ठीक है, यहीं पे एक्स कर लेते हैं। ओके, अब ठीक है, तो दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं, ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, और एक और बात देख सकते हैं हम इसमें, कि अगर हम ए ई ए के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, तो ई ए के कंपोनेंट्स क्या क्या बन रहे हैं, ई ए कोस थीटा, ई ए साइन थीटा, और ई बी के लिए भी ई बी कोस थीटा, ई बी साइन थीटा। बट ई बी साइन थीटा और ई ए कोस थीटा आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो दोनों कैंसिल, तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सो कोस थीटा वाले को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, क्योंकि कंपोनेंट दो है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 ई ए कोस थीटा। एंड एज वी नो, ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, तो किसी को भी पुट कर सकते हो। 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जो कोस थीटा आया है यहाँ से, कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एल बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ई क्यू जो भी टोटल बनेगा, उसको आप यहाँ से डाइपोल मोमेंट बनाना है हमें, तो क्यू इंटू डूएल, क्यू इंटू टू एल लिख सकते हैं हम इसको, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है ना, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये यहाँ तक देख लो ध्यान से। बस ये जो y था, इसको हमने x लिखा है, क्योंकि फिर दोनों डेरिवेशन x में रहेंगे ना, तो सेम रहेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ई क्यू है, वो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू है, मतलब वो प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है। बट जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है अब ई क्यू, वो नेगेटिव वाई की, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस आई कैप में हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अगर एल लेस देन एक्स है, यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, तो जो ये हो जाएगा ई क्यू, वो क्या हो जाएगा, के पी बाय के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस वन। तो ई क्यू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के पी बाय एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमने बताई दी कि अपोजिट होगी दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मोमेंट की।
ठीक है, और अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो हम ये क्या आ जाएगा, Kp/x³। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये देख पा रहे हैं कि पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब कंक्लूजन कंक्लूजन ये है कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो 2 टाइम्स होता है किसके, इक्वेटोरियल पॉइंट के। ठीक है, ये करके ये याद रखना है यहाँ पे रिजल्टेंट। तो E A = 2 E इक्विवेलेंट, सॉरी इक्वेटोरियल के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉर्क डिस्कस करते हैं। टॉर्क के लिए हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया। डाइपोल जो है आपका, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा है कि वो कुछ ना कुछ एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, मान लो ई, डाइपोल को रख दिया -Q से +Q। ठीक है, अब +Q पे यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स F = QE। जैसे हमने पढ़ा था E = F/Q। Q0 हटा दें अगर हम यहाँ से, तो F = QE हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है F = QE। अब इसने हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने माइनस का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ठीक है, तो एक प्लस एक्स एक्सिस में और एक माइनस एक्स एक्सिस में डायरेक्शन लग रही है। जब भी, सॉरी फोर्स लग रही है, जब भी फोर्स कपल में लगती है तो कपल ऑफ फोर्स से क्या जनरेट होता है यहाँ पे, कपल ऑफ फोर्स से हमें टॉर्क मिलती है। टॉर्क क्या करेगी, इस डाइपोल को रोटेट करवाएगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं हम। सो जो मैग्नीट्यूड है, द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पीई, नहीं पीई नहीं, मतलब यहाँ पे है QE, acts opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external electric field is 0। अगर हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं डाइपोल पे, वो तो 0 लग रहा है, क्योंकि एक +QE है और एक -QE है, दोनों का रिजल्टेंट 0 है। तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रही है डाइपोल की, मतलब डाइपोल ऐसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, बट वो रोटेट करेगा। कपल ऑफ फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा एंड एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को। एंड एज वी नो, टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो लेनी है जो दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेंगल देखो, अगर ट्रेंगल हाइपोटेन्यूज 2L है, ठीक है, और 2L sin θ ही हो जाएगी वैसे तो, बट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाली साइड बतानी है। ठीक है, ये वाली साइड क्या होगी, ठीक है, 2L, परपेंडिकुलर हमें बताना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज = sin θ। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 2L sin θ। जस्ट सिंपली हम फोर्स QE, ठीक है, कोई भी एक फोर्स ली हमने QE, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin θ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एंड एज वी नो Q × 2L आपका डाइपोल मोमेंट है P। सो P × E × sin θ लिख दिया। और sin θ है, इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे cos θ होता तो वो डॉट प्रोडक्ट होती। देन वी कैन राइट टॉर्क = डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग P × E। ठीक है, इनटू द पेज होगी, अगर आप राइट हैंड यूज करोगे तो इनटू द पेज आपको टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, फोर्स के लिए P × E से नहीं, जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप इसकी यूनिट बता सकते हो। फोर्स के लिए न्यूटन, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस हो उसके लिए मीटर, ऐसा यूनिट में। सो टॉर्क के लिए न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कैसे बता रहे हैं, P × E इंटू द पेज आ रही है। ठीक है, अगर आप राइट हैंड से भी देखोगे, राइट हैंड थंब रूल से भी। सो थीटा अगर 0 डिग्री है तो टॉर्क आपका 0 होगा, sin 0 0 हो जाएगा। थीटा अगर आपका 90 है, sin 91, सो वी कैन राइट टॉर्क = PE, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। थीटा को 180 लेंगे तो भी 0। ठीक है, sin 0 हो या sin 180 हो, क्या होता है, sin 0 ही होता है। ठीक है, 0 मतलब sin 0 या sin 180 0। उसके बाद है कि वर्क डन, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
अब जो ये अभी अब मैंने टॉर्क रखा था, ये कितना वर्क एक्सपीरियंस करता है, एंड ठीक है, यहाँ से हम बता सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो डायग्राम वही बनाया हमने, पहले वाला ही सेम। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है। When an electric dipole is placed in uniform electric field, it experiences a torque and tends to align in such a way that to attain stable equilibrium। मतलब डाइपोल जो है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है, डाइपोल। तो यहाँ से मान लो उसने एंगल बना दिया डी थीटा, यानी कि थीटा वन थीटा टू यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। एज वी नो वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बट यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, और मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। टॉर्क तो हमें पता है पीई साइन थीटा अभी निकाला था, इनटू में डी थीटा। जस्ट आपको क्या करना है, वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना है। लिमिट आपकी हो जाएगी थीटा वन से थीटा टू, कि कितना चेंज हुआ है, पहले जैसे डायपोल रखा हुआ था और बाद में वो जो रोटेशन के बाद हुआ है, थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, देन यू कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई कोस थीटा माइनस कोस थीटा टू। ठीक है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरी टेकन जीरो व्हेन द डाइपोल इज एट 90 डिग्री, जब बिल्कुल डाइपोल 90 डिग्री पे हो जाएगा तो कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। कोस 90 जीरो, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आपकी लगभग जीरो हो जाएगी। एंड देन पोटेंशियल इन रोटेटिंग द डाइपोल एंड इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा इज, मान लो किसी भी एंगल थीटा, एक एंगल हमने 90 ले लिया, दूसरा एंगल हमने थीटा लिया है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन है आपका वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में रेफरेंस हमें पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ही लेना पड़ता है, ठीक है। सो यू जो इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा, थीटा वन को हमने लिया जीरो एंड थीटा टू को नहीं, थीटा वन को हमने थीटा लिया है, थीटा टू को 90 डिग्री लिया है। तो यहाँ से जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज u इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्रेली एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल। कोई भी पोजीशन है उसको एक आर्बिट्रेली जीरो लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। थीटा को जीरो पुट करोगे कोस जीरो वन, तो यू जो आपका आएगा माइनस पीई आएगा। माइनस पीई मतलब मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद थीटा को जब 90 डिग्री लोगे तो ठीक है, इस केस में तो जीरो ही हो जाएगा। बट थीटा को जब आप 180 डिग्री लोगे तो जो आपकी यू है वो पॉजिटिव आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स थे जो इसमें इंपॉर्टेंट थे बोर्ड्स के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम आगे। सबसे पहले देखो आप क्वेश्चन क्या है इधर, एक मिनट। Is the force acting between the two point charges Q1 and Q2 kept at the same distance apart in air attractive or repulsive? When Q1 and Q2 का प्रोडक्ट करा ग्रेटर देन जीरो हुआ तो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब फर्स्ट केस में रिपल्सिव हो जाएगा, और अगर लेस देन जीरो है तो मतलब दूसरे में अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है। सेकेंड, टू इक्वल बॉल्स हैविंग equal positive charge and are suspended to insulating strings of the equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? अगर उस मीडियम को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, मीडियम को चेंज कर दिया हमने, अब प्लास्टिक सीट इंसर्ट कर दी गई है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। बट कैसे बताओगे फोर्स डिक्रीज होगा, ये तो वैसे तो फोर्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं है ये। ठीक है, तो वैक्यूम में फोर्स क्या होता है आपके पास, F इज इक्वल टू के क्यू, मान लो दोनों चार्ज ये है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब आपने प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी,
ठीक है, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लास्टिक शीट के लिए के है, तो ये है एयर के लिए, और ये है आपका प्लास्टिक के लिए फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा के तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, बट यहाँ पे जो के है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख लेते हैं ना, क्योंकि फिर के में दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको के ना लिख के हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q² बाय R²। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन याद किया हुआ था कि एफ एयर जो होता है, ठीक है, एंड इसमें क्या रिलेशन होगा, अगर हम इस पूरे को यहाँ से एफ एयर पुट कर देते हैं, तो ये एफ फोर्स एयर की वजह से डिवाइड बाय के इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, या प्लास्टिक मीडियम लिख देते हैं इधर। ठीक है, मीडियम के लिए जब आप फोर्स निकालोगे तो वो के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब डिक्रीज हो जाएगा आपकी बात, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन बोल्स, जब प्लास्टिक शीट आपने इंसर्ट कर दी तो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो ये आप बता ही सकते हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, वो पीछे से देख के आप बता सकते हो स्लाइड से, या फिर अगर याद हो गई है तो अच्छी बात है। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और Q1 इज इक्वल टू Q2। सबसे पहले मानो दोनों चार्ज इक्वल है, फर्स्ट डायग्राम देखो। अगर दोनों चार्जेस इक्वल है तो जो न्यूट्रल पॉइंट है N, वो बिल्कुल सेंटर पे लाइन लाई करेगा, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग दोनों को जो हमने ज्वाइन करवाया है बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो कैसे बन रही है, बिल्कुल मतलब सेम फिगर है। इस इट मीन्स क्या है, फर्स्ट वाले में ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, ए फिगर है ये, और ये है बी। तो ए में देखो ध्यान से कि जो बीच में ये लाइन है, इसकी दोनों साइड सिमेट्री बन रही है, दोनों साइड सेम डायग्राम है ना, पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रही है। बट सेकंड वाले में देखो, जब पॉइंट, जब आपका Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है N, वो किसके पास हो जाएगा, जो स्मॉल चार्ज है उसके पास शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। स्मॉल चार्ज के पास शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से देख पा रहे हैं। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो न्यूट्रल पॉइंट N था वो कहाँ पे लाई कर रहा है। जब दोनों इक्वल है तो बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, जब दोनों इक्वल नहीं है तो स्मॉल के पास लाई कर रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगा। फिफ्थ में क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। So, the direction of electric field E1 at axial point P1 and axial E2 at the equatorial point P2। E1 कहाँ पे लिया है हमने, P1 के लिए, और P2 पॉइंट पे E2 लिया है। तो देखो, अगर एक्सियल पे हमने पढ़ा था कि E1 की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और E2 के लिए माइनस एक्स एक्सिस में हो रही है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, the distance of the field point on the equatorial plane of the small electric dipole is half. By what factor does the electric field due to the dipole changes? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। मतलब क्या बोला इसने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे किसके प्रोपोर्शनल था, क्यूब के प्रोपोर्शनल था, मान लो एक्स क्यूब के ही था, है ना। तो अगर आप उसको हाफ कर रहे हो, आर ले सकते हो, आर बोला इसने तो आर ले लो, ठीक है। तो आर को अगर हाफ ले रहे हो, ठीक है, हाफ करोगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। हाफ करोगे मतलब आर को आपने R/2 लिखा, R/2 ऊपर जाएगा तो E इज इक्वल टू 8 टाइम्स ई डैश मान लेते हैं, ई डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल था उसका 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ में देखो, अब जो फिगर है उसमें क्या शो हो रहा है, फ्लक्स पूछा है इसने, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेसेस। फ्लक्स किसकी वजह से आ जाएगा, प्लस जो इनसाइड जो चार्ज इनक्लोज है ना उसकी वजह से आएगा, जो आउटसाइड है उसकी वजह से नहीं आएगा,
ठीक है, तो फ्लक्स होता क्या है, पाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो इनक्लोज्ड है सिर्फ उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, बाकी की वजह से नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। Why must electrostatic field at the surface of a charged conductor must be normal to the surface at every point? ठीक है, कंडक्टर के हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो है वो परपेंडिकुलर क्यों होता है। अब देखो, इसका आंसर क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का केस हमने जब डिस्कस करा था तो यही बताया था कि जो वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं होगा, इट विल हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस विच वुड कॉज वर्क टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विट पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर इक्विट पोटेंशियल सरफेस नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो कंपोनेंट है जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। बट हम तो ये पढ़ते हैं कि पोटेंशियल सरफेस के केस में वर्क डन जीरो होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नॉर्मल ही उसको होना पड़ेगा। ठीक है, नेम द डाइलेक्ट्रिक whose molecules have non-zero and non मतलब जीरो डायपोल मोमेंट। फर्स्ट के केस में द डाइलेक्ट्रिक हैविंग नॉन जीरो डायपोल मोमेंट इज वाटर और HCl। तो डायपोल जिसके अंदर जीरो डायपोल मोमेंट होता है CH4 और H2, ये फोर इसके सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा, CH4 एंड H2। नेक्स्ट देखो, हाउ डज द इलेक्ट्रिक, ठीक है, अब इसमें क्या है, बस एक क्वेश्चन हो रहा है उसके बाद। ठीक है, आप यहीं से देख सकते हो इसमें, बाकी ट्राई करना जो है लास्ट देखो, द ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल व्हेन द चार्ज ऑन द शेल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी फिर। ठीक है, पर इसको ऐसे नहीं बनाना, कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट में ऐसे बना दिया था उसको, कि ऐसे हमने स्फीयर लिया पॉजिटिव, ठीक है, तो ऐसे करके बना दिया। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बनाना है, वो तो यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर दिखानी है ना आपको। एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, दूसरा रेडियली आउटवर्ड भी होनी चाहिए। ये वाली फिगर सही है, ये गलत है। ठीक है, जो अभी नीचे बनाई है, तो उसको ध्यान से करना है। नेगेटिव चार्ज के लिए वो क्या हो जाएगी, रेडियली इनवार्ड हो जाएगी। ठीक है, रेडियली इनवार्ड। ठीक है, तो डॉटेड लाइन शो कर सकते हो अंदर, तो के अंदर तो होगी इलेक्ट्रिक लाइंस, बाहर जरूर होगी पर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली मतलब इनवार्ड हो जाएगी नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप पॉजिटिव चार्ज के लिए भी बना सकते हो। तो इसके मतलब 1 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो हो गए हैं, उसके अलावा आप मतलब जो 5 मार्क्स के आते हैं वो, उसमें तो प्रॉपर डेरिवेशन और थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो वो भी NCERT के कर सकते हो आप सॉल्व। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर कर देना अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथी है, पढ़ते हैं वो, अगर वो रिवाइज नहीं कर पाए किसी वजह से, क्लास छूट गई है स्कूल की या ट्यूशन की या जो भी है, तो साथ साथ अगर आप रिवाइज करोगे और शेयर भी करोगे तो इससे क्या होगा कि मोटिवेशन बना रहता है आपस में कि हम पढ़ रहे हैं साथ में। ठीक है, सो थैंक यू।